सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि ज्योग्राफी की है। हमने जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चलाई हुई है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, साथ में हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इज दैट क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मीन्स ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया है। तो ज्योग्राफी जो है ना बच्चों, ये इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से, रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो इस ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, हम अर्थ की राइटिंग पढ़ते हैं, यानी कि अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। सोलर सिस्टम में हमारे टोटल कितने 8 प्लैनेट्स हैं और उन सब का हेड है सन। जैसे हमारे फैमिली में हेड होते हैं ना, हमारे परिवार के हेड कौन होते हैं, दादाजी, है ना। वैसे ही सोलर सिस्टम में सन हेड है और टोटल 8 प्लैनेट्स है। 8 प्लैनेट्स के नाम मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे हम और भी अच्छे से जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम। बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। और हम साथ में पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में कि एग्जैक्टली सेलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या है ना। तो देखते हैं आगे। अब बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात। तो पूर्णिमा और अमावस्या की रात होती क्या है, मंथ में एक बार जब हमें पूरा मून दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है, तो उस रात को हम बोलते हैं पूर्णिमा की रात, है ना। और पूर्णिमा की रात के जस्ट 15 दिन बाद जब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो उस रात को हम बोलते हैं अमावस्या की रात। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। वाई कांट वी सी मून एंड ऑल दोज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि ये सारे के सारे जो ब्राइटर स्टार्स है, मून है, ये हमें दिन के समय में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो बच्चों, जब मैं भी पढ़ रही थी ना, जब मैं खुद स्कूल जाती थी, स्टडी कर रही थी, तब मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था कि हमें ये सब चीज़ें दिन में क्यों नहीं दिखती है। तो इसका एक रीज़न है। अब इसका रीज़न क्या है, because very brightest light of the sun does not allow us to see this bright object of the night sky। मतलब कि क्या, सन से आने वाली जो लाइट है ना, जो सूरज की जो किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है, उसके कारण क्या होता है कि हमें ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट उस लाइट की वजह से दिन में हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। दैट क्लियर। बढ़ते आगे, अब जानेंगे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, देखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। यानी कि जो सन है, मून है और सारी की सारी जो बॉडीज़ है जो रात के समय में हमें दिखती है, ब्राइटेस्ट शाइनिंग बॉडीज़, है ना, जो शाइन करती हुई दिखती है, स्टार्स हमें दिखते हैं ना। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। यानी कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और हॉट होती है। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, और उनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, और जिसको वो क्या, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं, छोड़ते हैं ना। जो प्लैनेट्स है हमारे, वो आपको पता है प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट और खुद की हीट नहीं होती है, इसीलिए उनको हम प्लैनेट बोलते हैं ना। तो प्लैनेट्स क्या करते हैं, ऐसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट से लाइट कंज्यूम करते हैं, है ना, हीट एनर्जी।
दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। हमारा जो सन है ना वो भी एक स्टार ही है। हम आगे देखेंगे कि सन स्टार कैसे हैं, क्योंकि स्टार तो हमें काफ़ी छोटे दिखते हैं। तो अब मैं आपको ये डाउट भी क्लियर करूँगी कि सन स्टार कैसे है। अब देखेंगे कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ पैटर्न व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, यानी कि स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप जिसको हम जब अर्थ से देखते हैं ना आसमान में रात के समय में, तो स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप दिखता है हमें जो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म किए होता है। जैसे कि ये देखिए उर्सा मेजर, बिग बियर है ना, ये यहाँ देखिए आपको कुछ स्टार्स के पैटर्न दिख रहे हैं। इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच अ कॉन्स्टलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि जो उससे सब फैमिलियर भी है कि सप्तऋषि एक हमारा बहुत ज़्यादा जाना माना क्या है, कॉन्स्टलेशन है। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजेस, और यू ना गाँव में बोलते हैं कि 7 ऋषियों का, 7 सहेलियों का समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। अब नॉर्थ स्टार जो है ना वो उसको भी हम सप्तऋषि की मदद से पता लगाते हैं कि नॉर्थ स्टार कहाँ है ना। तो जो नॉर्थ स्टार है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। अब बच्चों दिन के समय में तो क्या होता है कि सन को देख के लोग डायरेक्शन पता लगा लेते थे, पर रात में क्या होता है कि लोग डायरेक्शन पता करने के लिए नॉर्थ स्टार की मदद से डायरेक्शन को पता करते थे। नॉर्थ स्टार स्टेबल है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, तो उससे हमें पता लगता है कि हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो बाकी 3 डायरेक्शन हम पता लगा लेंगे। तो ऐसे लोग पुराने समय में रात के समय में डायरेक्शन पता किया करते थे। रिमेन इन द सेम पोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वी लोकेट इट्स पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिसके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है, दे आर लीड बाय द स्टार्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स, यानी कि जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, जो कि स्टार्स से हीट और लाइट ऑब्जर्व करती है। अब प्लैनेट जो है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाइज से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, वंडरर्स। ठीक है, ये सप्तऋषि के जो स्टार्स हैं उनके नाम हैं, आप लोग लर्न कर लीजिए और लर्न करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखेंगे हम सोलर सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज known as asteroids and meteoroids from the solar system, यानी कि जो सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, और कुछ अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है जैसे कि एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, ये सब मिलकर के एक पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं। एस्टेरॉइड्स मेटेरॉइड्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें कितने 8 प्लैनेट, सन, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स प्रेजेंट है ना। अब 8 प्लैनेट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब पहले देखते हैं सन के बारे में, जो कि मैंने बोला सोलर फैमिली का हेड है ना। सेंटर बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हॉट गैसेस से मिलकर के बना है। हैविंग पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स अ सोलर सिस्टम, और यू नो सन के पास एक फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम को क्या बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं ना। हैविंग अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में हीट और लाइट कौन प्रोवाइड करवाता है, तो सन प्रोवाइड करवाता है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग लिख सकते हो ना। तो कभी भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई सी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ से सोलर सिस्टम सन की डिस्टेंस कितना है, तो आप लिख देना 150 मिलियन किलोमीटर। अब देखते हैं प्लैनेट्स।
देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में इनको लर्न करने के लिए, इनके नाम को लर्न करने के लिए एक ट्रिक दी हुई है। वो ट्रिक मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो ये ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि माई से एम से आता है मर्क्यूरी, वेरी वी से विनस, एफिशिएंट ई से अर्थ, मदर एम से मार्स, जस्ट जे से जुपिटर, सर्व्ड एस से सैटर्न, अस यू से यूरेनस एंड नट्स एन से नेपच्यून। तो आप लोग ऐसे सारे के सारे जो 8 नाम हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के वो लर्न कर लीजिए और लर्न करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी भी आपको लर्न नहीं हुए तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए। आई होप आपको लर्न हो जाएंगे। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलोंगेटेड एंड फिक्स पाथ, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब बच्चों जो ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, ये सन के आसपास कैसे एक फिक्स पाथ में, इलोंगेटेड पाथ में मूव करते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट में फिक्स टाइम में अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं। और ये सन के आसपास अपने एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं ना। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth। अब Venus जो है ना वो अर्थ का ट्विन, Venus को हम बोलते हैं। अब Venus को हम अर्थ का ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो साइज़ है और शेप है वो बिल्कुल अर्थ के जैसी है, सिमिलर है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आता है कि अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को बोलते हैं, तो अर्थ का ट्विन विनस को बोलते हैं बिकॉज इसकी साइज और शेप जो है वो अर्थ से सिमिलर है। इतना क्लियर है? आई होप अब तक आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब क्लियर हो चुका होगा। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब सन का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है ना। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। अभी हमने पढ़ा माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, माई एम से मर्क्यूरी। तो सन से नियरेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी। 3rd नंबर पे हमारा अर्थ आता है। तो आप सीरीज वाइज नंबर वाइज प्लैनेट्स याद कर लें कि 1st नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, 2nd पे कौन सा है, 3rd पे कौन सा है, 4th पे कौन सा है, 5th पे कौन सा है। ऐसे आप 8 नंबर्स प्लैनेट्स के याद कर लें। बच्चों क्या था, प्लूटो के बारे में आपने सुना होगा। प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, पर अगस्त 2006 में क्या हुआ, प्लूटो को एज ए ड्राफ्ट प्लैनेट कंसिडर करके सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? तो जो हमने पढ़ा है कि सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट जो है ना वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स पाथ में, फिक्स टाइम में सन के आसपास मूव करते हैं। अब ये जो प्लूटो है ना, ये जैसे परिवार में शरारती बच्चे नहीं होते हैं क्या, क्लास में होते हैं हमारे क्लासरूम में जो शरारती बच्चे होते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, उनको वो क्लास डिस्टर्ब करते तो उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही प्लूटो क्या करता था कि इसका कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं था, ये किसी भी तरह से सन के आसपास मूव करता रहता था। हमें मतलब एक ऑर्बिट में ही कभी भी मूव नहीं करता था। तो क्या किया हम लोगों ने, इसको निकाल दिया सोलर सिस्टम से, जैसे टीचर्स क्लास से शरारती बच्चों को निकाल देते हैं, है ना। प्लैनेट्स के बारे में आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब हम अर्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट जिस पे हम लोग रहते हैं, है ना, जिस पे लाइफ पॉसिबल है। 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब 3rd नंबर पे अर्थ आता है। प्लैनेट्स की नंबर सीरीज देखते हैं तो 1st पे मर्क्यूरी आता है, 2nd पे विनस आता है, 3rd नंबर पे अर्थ आता है, ठीक है। इन साइज, अब साइज में जो है ना 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब ये जो पोल्स है ना ऐसे थोड़ा झुका हुआ है। आप लोग एक काम करना, ग्लोब देखना, ग्लोब में देखना कि वो उसका अर्थ का जो शेप है ग्लोब में कैसे फिक्स किया हुआ है, उसके जो पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वो हल्के से तीर से ऐसे ग्लोब में हमें दिखेंगे। तो ये जो इसके जो पोल्स है ना वो स्लाइटली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड, यानी कि अर्थ का जो शेप है वो जियोड है। अब आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले कि अर्थ का शेप क्या है, तो अर्थ का शेप जियोड है। आप लोग बोल सकते हैं कि अर्थ का शेप जियोड है। और साइज वाइज अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और ऐसे 3rd नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन।
है ना। लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ पर पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ ना तो ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा हॉट है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है ना। हैज़ वाटर एयर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब ह्यूमन लाइफ के लिए, किसी भी जीव जंतु के को जीने के लिए क्या ज़रूरी है? एयर और वाटर, जो कि अर्थ पर सफिशिएंट मात्रा में है। मतलब कि अर्थ पर वाटर भी है और एयर भी है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, यूनिक प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है ना। यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कॉल्ड इज ब्लू प्लैनेट। अब इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं अर्थ को? तो बच्चों 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो 71% वाटर से कवर्ड है। उसमें से भी 97%, अगर 71 का हम टोटल 100% देखते हैं तो उसमें से 97% जो है वो ओशन में है। अर्थ का जो 97% वाटर है वो ओशन में है। ओनली 3% वाटर जो है हम यूज़ करते हैं, उसमें से भी कुछ पार्ट हमारा ग्लेशियर्स में फॉर्म में है। बिकॉज 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, इसलिए हम इसको क्या ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब जब स्पेस से हम अर्थ को देखते हैं ना तो बिल्कुल ब्लू कलर की दिखती है वाटर की वजह से। अब हम जानेंगे मून के बारे में, जो कि हमारे अर्थ का एक अकेला सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले मून के बारे में जानते हैं। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट मून। अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून। डायमीटर, अब मून का जो डायमीटर है ना बच्चों वो क्या है? 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर का 1/4, ठीक है। appears big because it is near to us than other celestial bodies। अब हमें ये बड़ा क्यों दिखता है? तो अब हमें मून बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि मून अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है ना। मून की अर्थ से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से ये हमें बड़ा दिखता है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज़ 3,84,000 किलोमीटर, यानी कि अर्थ से जो मून की डिस्टेंस है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। और जो सन की जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको बताई 150 मिलियन किलोमीटर। आप अर्थ से सन और मून दोनों की डिस्टेंस याद रखिए, बेसिक नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब जो बच्चों जो मून है ना वो अर्थ के आसपास 27 डेज में अपना एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट करता है ना। और अपने ऑर्बिट पे भी मूव करने में इतना ही टाइम लेता है। मतलब कि क्या, ये अर्थ जो है ना, अर्थ के आसपास मून एक अपने ऑर्बिट में एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेता है? तो 27 डेज। और इसी टाइम में अपने खुद के ऑर्बिट पे वो अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी सैटेलाइट क्या होता है। अ सैटेलाइट is celestial body that move around the planet in the same way as the planet move around the sun। अब जो सैटेलाइट है ना वो क्या है? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो प्लैनेट्स के आसपास इस तरह से मूव करती है, सेम जिस तरह से प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं। यानी कि जितना टाइम प्लैनेट सन के आसपास मूव करने में लगाते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स टाइम में प्लैनेट सन के आसपास मूव करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स टाइम में प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। अब सैटेलाइट्स भी बच्चों दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल सैटेलाइट और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मैंने आपको बता दिया, जैसे कि प्लैनेट्स के पास होती है ना, मून हमारी एक सैटेलाइट है, वैसे ही अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स कौन सी होती है देखते हैं। Human made satellites is designed by scientists to gather information about the universe, or for communication it is carried by rocket and placed in the orbit around the sun। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है ना वो क्या साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन की हुई है, और इनका वर्क क्या होता है? स्पेस की जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट करके हमें अर्थ पर प्रोवाइड करवाते हैं ना। स्पेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कौन करता है? तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है, जो क्या ये सैटेलाइट जो है ना
साइंटिस्ट के द्वारा रॉकेट्स में ले जा करके स्पेस में एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ के आसपास फिक्स की हुई है, जो कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है स्पेस की, है ना। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स है, इनसेट, IRS। तो आप ये सैटेलाइट्स के नाम याद कर लीजिए, और बाकी भी आप लोगों को मैं एक वर्क दे रही हूँ, आप लोग सर्च करना गूगल पे या कहीं भी जा कर के सर्च करना इंडियन सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में है। आप उनके नाम याद करना विथ फुल फॉर्म्स एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर है कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। अब एस्टेरॉइड्स, मैंने बोला था आपको मैं एस्टेरॉइड्स के बारे में बताऊंगी। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देयर आर न्यूमरियस थिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ऐसी बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ है जो सन के आसपास मूव करती है। अब जो एस्टेरॉइड्स है ना बच्चों, वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाते हैं। एस्टेरॉइड्स की एक बहुत बड़ी प्लेट है। अब ये प्लेट क्या है, काफ़ी सालों पहले, बहुत टाइम पहले क्या हुआ कि कुछ प्लैनेट्स जो है वो एक्सप्लोड हो गए, मतलब बिखर गए, वो वापस प्लैनेट फॉर्म नहीं कर पाए। तो ये जो बॉडीज़ है ना, ये ऐसे स्पेस में मूव कर रही है सन के आसपास। तो इन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? गैलेक्सी, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज इज कॉल्ड गैलेक्सी। यानी कि बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक सिस्टम, क्लाउड्स, डस्ट के क्लाउड्स जो है, गैसेज जो, ये सब मिलकर के क्या बनाती है? गैलेक्सी बनाती है। और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर के फॉर्म करती है हमारा यूनिवर्स। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको आपके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करेंगे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए स्टडीफिलिया एजुकेशन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें। और थैंक यू सो मच।